सूर्यगढ़ के इतिहास में वो पहली सुबह थी जब महल की दीवारों ने एक साथ दो अलग अलग भविष्यवाणियां सुनी। एक तरफ शहनाइयां गूंज रही थीं जैसे साक्षात पूर्णिमा का चांद धरती पर उतर आया हो, और दूसरी तरफ एक भारी खामोशी थी जैसे किसी ने अमावस की रात को गले लगा लिया हो। महाराज उदय सिंह के लिए वो दिन गर्व का भी था और द्वंद्व का भी। महारानी ने जुड़वा पुत्रियों को जन्म दिया था। पहली, जो कुछ ही क्षण पहले आई थी, उसका रंग इतना गोरा था कि मानो सोने और दूध से नहलाया गया हो। उसकी त्वचा से रोशनी फूटती थी। उसका नाम रखा गया राजकुमारी स्वर्णिमा। और दूसरी, जो स्वर्णिमा की एड़ी पकड़कर दुनिया में आई थी, उसका रंग गहरा सांवला था जैसे घनी तूफानी रात या उपजाऊ काली मिट्टी। वो राजकुमारी श्यामा थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, महल का दर्पण भी पक्षपाती हो गया। दासियां स्वर्णिमा के बालों में मोती गूंथतीं और उसकी त्वचा को चंदन से निखारतीं, जबकि श्यामा को अक्सर नजर न लग जाए के बहाने गहरे रंगों में छिपा दिया जाता। 5 वर्ष की आयु में ही द्वंद्व शुरू हो गया था। एक दिन राजगुरु ने दोनों बच्चियों से पूछा, राजकुमारी, आप बड़ी होकर क्या बनेंगी? स्वर्णिमा ने अपनी रेशमी फ्रॉक को घुमाते हुए तोतली जुबान में कहा, मैं रानी बनूंगी ताकि सब मुझे देखें और कहें कि मैं कितनी सुंदर हूं। श्यामा, जो एक कोने में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, ने धीमे स्वर में कहा, मैं पहाड़ बनूंगी राजगुरु। पहाड़? क्यों पुत्री? राजगुरु ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि पहाड़ को कोई ये नहीं कहता कि तुम सुंदर हो या बदसूरत। वो बस अपनी जगह खड़ा रहता है और सबको धूप छांव देता है। उस दिन राजगुरु समझ गए थे कि सूर्यगढ़ का भविष्य सुंदर चेहरे और मजबूत रीढ़ के बीच बटा हुआ है। 18 वर्ष बीत गए। राजकुमारियां अब युवतियां थीं। स्वर्णिमा की सुंदरता की चर्चा 7 राज्यों में थी। कवि उसकी तुलना सुबह की पहली किरण से करते थे। उसे ये विश्वास हो गया था कि दुनिया उसके कदमों में है। उसका अहंकार उसके रूप जैसा ही चमकदार था। उसे लगता था कि गोरा होना ही श्रेष्ठ होना है। वो दरबार में आती तो गर्दन ऊंची करके चलती और प्रजा उसकी एक झलक पाने को तरसती। दूसरी ओर श्यामा थी। उसका रंग तवे जैसा काला था, लेकिन उसकी आंखें हिरनी जैसी गहरी और समझदार थीं। उसे दरबार की चकाचौंध से दूर रखा जाता था, इसलिए उसने अपना समय पुस्तकालय और अखाड़े में बिताया। उसने राजनीति, आयुर्वेद और तलवारबाजी सीखी। जहां स्वर्णिमा को धूप से बचाया जाता था ताकि वो काली न पड़ जाए, वहीं श्यामा धूप में तपकर कुंदन बन रही थी। एक दिन पड़ोसी राज्य चंद्रपुर के राजकुमार विक्रम का स्वयंवर प्रस्ताव आया। शर्त यह थी कि राजकुमार भेष बदलकर राज्य का दौरा करेंगे और जिसे वे योग्य पाएंगे उसी से विवाह करेंगे। स्वर्णिमा ने हंसते हुए अपनी सखी से कहा, इसमें प्रतियोगिता कैसी? जब राजकुमार मुझे देखेंगे तो मेरी चमक के आगे उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देगा। श्यामा तो बस मेरी परछाई है। श्यामा ने यह सुना, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वो जानती थी कि परछाई ही वो जगह है जहां लोग कड़ी धूप में सुकून पाते हैं। स्वयंवर से ठीक पहले सूर्यगढ़ पर एक भयानक विपत्ति आई। राज्य में अचानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं और एक अज्ञात बीमारी राख ज्वर, आश फीवर फैलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे। उनकी त्वचा जलने लगती थी। महाराज उदय सिंह ने वैद्यों को बुलाया। राजवैद्य ने कांपते हाथों से भविष्यवाणी पढ़ी, ये प्रकोप तभी शांत होगा जब काली घाटी, ब्लैक वैली के भीतर उगने वाला नील औषधि का फूल लाया जाएगा। लेकिन वो घाटी शापित है। वहां वही जा सकता है जिसके पास सच्चा दर्पण देखने का साहस हो। काली घाटी राज्य के सबसे डरावने हिस्से में थी, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। महाराज ने सेना भेजने की सोची, लेकिन राजवैद्य ने मना कर दिया। वहां हथियार नहीं, पवित्रता और साहस चाहिए। शाही रक्त ही वो फूल ला सकता है। स्वर्णिमा आगे आई। उसे लगा ये एक और अवसर है अपनी महानता सिद्ध करने का। पिताजी, मैं जाऊंगी। मेरा रूप उस अंधेरी घाटी को रोशन कर देगा। श्यामा ने भी कदम बढ़ाया। पिताजी, मुझे जाने की आज्ञा दें। मुझे अंधेरे की आदत है। महाराज ने स्वर्णिमा को चुना। स्वर्णिमा, तुम जाओ। तुम्हारा तेज शायद राक्षसों को डरा दे। स्वर्णिमा अपने सबसे सुंदर रथ और रेशमी वस्त्रों में निकली। लेकिन जैसे ही वो काली घाटी के मुहाने पर पहुंची, उसके रेशमी वस्त्र कांटों में उलझने लगे। वहां की हवा में धूल और कालिख थी जिसने उसके गोरे रंग को मैला कर दिया। घाटी के भीतर एक मायावी राक्षस दर्पण असुर रहता था। उसने स्वर्णिमा का रास्ता रोका। रुक जाओ सुंदरी, असुर ने अपनी गूंजती आवाज में कहा। यहां से आगे जाने का मूल्य चुकाना होगा। तुम्हें मुझे वो देना होगा जिस पर तुम्हें सबसे अधिक गर्व है। स्वर्णिमा ने सोचा, मुझे अपने आभूषणों पर गर्व है, नहीं मेरे रूप पर। वह डर गई। अगर मैंने अपना रूप दे दिया तो मैं क्या रहूंगी? लोग मुझे पहचानेंगे कैसे? असुर हंसा। अगर तुम्हारा रूप ही तुम्हारी पहचान है तो तुम खोखली हो।
स्वर्णिमा भयभीत होकर उल्टे पांव लौट आई। वो महल में रोते हुए पहुंची। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। वहां बहुत अंधेरा है पिताजी, और वो असुर, वो मेरी सुंदरता छीन लेना चाहता था। प्रजा निराश हो गई। उम्मीद की किरण बुझ रही थी। तब श्यामा ने अपना सादा वस्त्र कसा, कमर पर तलवार बांधी और माथे पर काली मिट्टी का तिलक लगाया। मैं जाती हूं, उसने दृढ़ता से कहा। स्वर्णिमा ने ताना मारा, जहां मेरा रूप काम नहीं आया, वहां तुम्हारा काला रंग क्या करेगा? श्यामा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, अंधेरे में रोशनी की नहीं, दृष्टि, विजन की जरूरत होती है। श्यामा काली घाटी में प्रवेश कर गई। कांटे उसके कपड़ों में चुभे, पर उसे दर्द की परवाह नहीं थी। वो उस अंधेरे में भी रास्ता देख पा रही थी, क्योंकि उसने कभी उजाले पर निर्भर रहना सीखा ही नहीं था। दर्पण असुर फिर प्रकट हुआ। रुक जाओ काली लड़की, आगे जाने का मूल्य चुकाना होगा। वो दे दो जिस पर तुम्हें सबसे अधिक गर्व है। श्यामा ने बिना पलक झपकाए अपनी तलवार नीचे रख दी। मुझे अपनी विद्या और शक्ति पर गर्व है, लेकिन मेरे राज्य के लोगों की जान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम्हें मेरा ज्ञान चाहिए तो ले लो, मैं फिर से सीख लूंगी। अगर मेरा साहस चाहिए तो ले लो, मैं फिर से जुटा लूंगी। असुर ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई डर नहीं था, कोई मैं नहीं था, सिर्फ हम था। असुर का रूप बदला। वह एक राक्षस नहीं, बल्कि एक दिव्य ऋषि थे जो परीक्षा ले रहे थे। पुत्री, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया, वही सच्चा शासक है। तुम्हारा रंग काला है, पर तुम्हारी आत्मा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। ऋषि ने उसे नील औषधि दी और एक विशेष दर्पण भी दिया। यह सत्य दर्पण है, इसे अपने दरबार में ले जाना। श्यामा जब लौटी तो उसने सबसे पहले औषधि से बीमारों का इलाज किया। रातों रात राज्य में खुशहाली लौटने लगी। महाराज उदय सिंह का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने हमेशा अपनी गोरी बेटी को ही अपना मान समझा था। अगली सुबह दरबार लगा। राजकुमार विक्रम भी वहां मौजूद थे, जो भेष बदलकर सब देख रहे थे। श्यामा ने वो सत्य दर्पण दरबार के बीच रखा। ऋषि का वरदान था कि इस दर्पण में चेहरा नहीं, बल्कि व्यक्ति का चरित्र दिखाई देगा। स्वर्णिमा, जो अब तक अपनी हार से जल रही थी, दर्पण के सामने गई। उसे लगा कि दर्पण उसकी बाहरी सुंदरता दिखाएगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो चीख पड़ी। दर्पण में एक मुरझाया हुआ, काला और कुरूप चेहरा था, जो उसके अहंकार और ईर्ष्या का प्रतीक था। फिर महाराज ने श्यामा को दर्पण के सामने खड़ा किया। श्यामा का सांवला चेहरा दर्पण में नहीं दिखा। उसके स्थान पर एक दिव्य सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जो इतनी तीव्र थी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। वो उसके त्याग, प्रेम और साहस की रोशनी थी। पूरा दरबार स्तब्ध था। रंग का भ्रम टूट चुका था। राजकुमार विक्रम अपने असली रूप में आए। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मैंने सुना था कि सूर्यगढ़ में 2 राजकुमारियां हैं, एक जो देखने में दिन जैसी है और दूसरी जो रात जैसी। पर आज मैंने देखा कि असली रोशनी कौन है। जो धूप में तपे बिना दूसरों को छाया दे, वही असली रानी बनने योग्य है। विक्रम ने श्यामा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। स्वर्णिमा अपने कक्ष में कई दिनों तक बंद रही। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था, लेकिन श्यामा ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वह उसके पास गई। दीदी, श्यामा ने कहा, दर्पण ने जो दिखाया वो बदला जा सकता है। बाहरी रूप ईश्वर देता है, पर भीतरी रूप हम खुद बनाते हैं। तुम अब भी सुंदर हो सकती हो, अगर तुम दूसरों के लिए जीना सीख लो। स्वर्णिमा रो पड़ी और अपनी छोटी बहन के गले लग गई। उस दिन गोरी राजकुमारी ने काली राजकुमारी से जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा। दोनों ने मिलकर राज्य संभाला। स्वर्णिमा ने कूटनीति और कला को संभाला, जहां उसने विनम्रता सीखी, और श्यामा ने न्याय और रक्षा का भार उठाया। सूर्यगढ़ के लोग अब कहते थे, हमारे पास 2 रानियां हैं, एक जो हमें कला का सौंदर्य देती है और दूसरी जो हमें सुरक्षा की शक्ति देती है। रंग केवल चमड़ी का होता है, कर्म का नहीं। सूर्यगढ़ के महलों में अब पहले जैसा शोर नहीं था। वो शोर जो कभी स्वर्णिमा के आभूषणों की खनक और उसकी झूठी प्रशंसाओं से गूंजता था, अब शांत हो चुका था। राजकुमारी स्वर्णिमा बदल गई थी। वो अब रेशमी वस्त्रों के बजाय सूती साड़ियां पहनती थीं। उसने अपने कक्ष के सभी दर्पण हटवा दिए थे। उसे अब अपना चेहरा देखने से डर लगता था, और नहीं, इसलिए नहीं कि वो सुंदर नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे उस चेहरे के पीछे छिपी वो कुरूपता याद आती थी जो सत्य दर्पण ने दिखाई थी। वो प्रजा के बीच जाने की कोशिश करती, लेकिन लोग अब भी उसे संदेह की नजरों से देखते। ये वही राजकुमारी है जिसने हमें सूखे में मरने के लिए छोड़ दिया था, एक बूढ़ी महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, जब स्वर्णिमा एक प्याऊ वाटर बूथ पर जल सेवा कर रही थी। हाँ, अब ये सेवा का नाटक कर रही है ताकि फिर से रानी बनने का सपना देख सके, दूसरे ने ताना मारा। स्वर्णिमा के कानों में ये शब्द पिघले हुए शीशे की तरह पड़ते,
लेकिन वो चुपचाप अपना काम करती रहती। श्यामा, जो अब अनाधिकारिक रूप से राज्य का कार्यभार संभाल रही थी, ये सब देखती थी। एक रात श्यामा स्वर्णिमा के कक्ष में गई। दीदी, श्यामा ने कहा, लोगों का विश्वास जीतने में समय लगता है। जैसे पेड़ को बड़ा होने में वक्त लगता है, वैसे ही सम्मान को उगने में भी। स्वर्णिमा ने नम आंखों से देखा। श्यामा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी आत्मा का बोझ हल्का करना है। मुझे डर है कि मेरे अंदर का अहंकार अभी भी कहीं जीवित है। तभी एक प्रहरी ने कक्ष में प्रवेश किया। राजकुमारी, पड़ोसी राज्य मायागढ़ से दूत आया है। महारानी रूपमती ने सूर्यगढ़ के शाही परिवार को सौंदर्य और कला उत्सव के लिए आमंत्रित किया है। मायागढ़ ये नाम सुनते ही श्यामा के माथे पर लकीरें खिंच गईं। मायागढ़ अपनी जादुई कलाओं और भ्रम इल्यूजन्स के लिए जाना जाता था। वहां की रानी रूपमती के बारे में कहा जाता था कि वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, लेकिन उसका दिल पत्थर का। महाराज उदय सिंह ने निमंत्रण स्वीकार करने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि सूर्यगढ़ के संबंध पड़ोसी राज्यों से सुधरें। राजकुमार विक्रम, श्यामा के मंगेतर को कुछ संदेह था, लेकिन उन्होंने श्यामा का साथ नहीं छोड़ा। स्वर्णिमा जाने से हिचकिचा रही थी। श्यामा, ये सौंदर्य उत्सव है, वहां फिर वही सब होगा, चेहरे, कपड़े, गहने। मैं वहां नहीं जाना चाहती। श्यामा ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें जाना होगा दीदी, मुझे कूटनीति, डिप्लोमेसी नहीं आती, मुझे सिर्फ तलवार चलानी आती है। वहां शब्दों के युद्ध होंगे और उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सूर्यगढ़ का काफिला मायागढ़ पहुंचा। वह शहर वास्तव में अद्भुत था। हर दीवार शीशे की बनी थी, हवा में इत्र की खुशबू थी, लेकिन वहां कुछ अजीब था। वहां के लोग, वे खुश नहीं लग रहे थे। वे सब सुंदर थे, बेदाग थे, लेकिन उनकी आंखों में जीवन नहीं था। वे मूर्तियों की तरह चल रहे थे। महारानी रूपमती ने उनका स्वागत किया। रूपमती की सुंदरता अलौकिक थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक ठंडक थी। उसकी नजरें श्यामा पर नहीं, बल्कि स्वर्णिमा पर टिकी थीं। तो ये है सूर्यगढ़ की प्रसिद्ध स्वर्णिमा, रूपमती ने व्यंग्य किया। सुना है तुमने अपनी सुंदरता को त्याग दिया है। क्या अफसोस की बात है। एक हीरा अगर कीचड़ में गिर जाए तो उसे धो लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। स्वर्णिमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। महारानी, हीरा अगर दूसरों को काटने लगे तो उसका कांच बन जाना ही बेहतर है। रूपमती की आंखों में चिंगारी उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्णिमा इतना सटीक जवाब देगी। उस रात भोज डिनर के दौरान रूपमती ने अपना जाल बिछाया। उसने श्यामा को एक विशेष पेय, ड्रिंक पेश किया। राजकुमारी श्यामा, रूपमती बोली, ये अमृत रस है, इसे पीने से थकान दूर होती है। विक्रम ने श्यामा को रोकने का संकेत किया, लेकिन कूटनीति के कारण श्यामा मना न कर सकी। उसने घूंट भर लिया। कुछ ही क्षणों में श्यामा को चक्कर आने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और फिर सन्नाटा। जब श्यामा की आंख खुली तो वो किसी महल में नहीं, बल्कि एक शीश महल, ग्लास प्रिज्म के तहखाने में थी। उसके सामने रूपमती खड़ी थी। तुम्हें क्या लगा श्यामा? रूपमती हंसी। कि तुम अपनी तलवार से मुझे हरा दोगी? मायागढ़ में तलवारें नहीं, नजरिया, परसेप्शन हथियार होता है। तुमने मुझे क्यों कैद किया? श्यामा ने दहाड़ा, जंजीरों को खींचते हुए। क्योंकि तुम एक खतरा हो, रूपमती ने कहा। तुमने दुनिया को एक नई कहानी सुनाई है कि काला रंग सुंदर है, कि गुण रूप से बड़े हैं। ये कहानी मेरे अस्तित्व के लिए खतरा है। मेरा राज्य सुंदरता के व्यापार पर चलता है। अगर लोग ये समझने लगेंगे कि शक्ल मायने नहीं रखती, तो मेरा सौंदर्य बाजार कैसे चलेगा? मुझे तुम्हें मिटाना होगा, ताकि दुनिया फिर से केवल बाहरी चमक की गुलाम बन जाए। रूपमती ने एक और खुलासा किया। और तुम्हारी बहन? वो तो मेरे हाथ की कठपुतली है। उसके अंदर अभी भी वो पुरानी स्वर्णिमा छिपी है, जिसे अपनी तारीफ पसंद है। मैं उसे तोड़ूंगी नहीं, मैं उसे खरीद लूंगी। उधर महल में विक्रम और स्वर्णिमा परेशान थे। श्यामा गायब थी। सेवकों ने कहा कि श्यामा अचानक बीमार पड़ गई और उसे एकांतवास में रखा गया है। विक्रम ने तलवार निकाल ली। ये झूठ है, मैं अभी जाकर देखता हूं। लेकिन मायागढ़ के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ये एक खुला युद्ध नहीं था, ये एक बंधक स्थिति थी। रूपमती स्वर्णिमा के पास आई। वो एक थाल में हीरे और जादुई वस्त्र लाई थी। स्वर्णिमा, रूपमती ने मीठी आवाज में कहा, तेरी बहन ने तुझे हमेशा नीचा दिखाया है ना? उसने तुझे अपराधी महसूस कराया। देख, मैं तुझे वो सब वापस दे सकती हूं जो तूने खो दिया। ये जादुई उबटन पेस्ट लगा और तेरा रूप ऐसा होगा कि देवता भी झुक जाएंगे। बस तुझे एक काम करना है, श्यामा को भूल जा और सूर्यगढ़ की रानी बन जा मेरे अधीन। स्वर्णिमा ने उन हीरो को देखा। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसका पुराना अहंकार जागने को हुआ। वो प्रलोभन बहुत बड़ा था। अपमान का बदला, खोया हुआ सम्मान,
लेकिन फिर उसे श्यामा की वो बात याद आई। दीदी, तुम अब भी सुंदर हो सकती हो अगर तुम दूसरों के लिए जीना सीख लो। स्वर्णिमा ने अपनी मुट्ठी भींची। उसने समझ लिया कि ये युद्ध तलवार से नहीं, छल से जीतना होगा। उसने रूपमती की आंखों में देखा और मुस्कुराई। महारानी, आप सही कहती हैं। मैं उस काली परछाई के पीछे रहकर थक गई हूं। मुझे मेरा ताज वापस चाहिए। रूपमती की आंखों में जीत की चमक आ गई। मुझे पता था, खून आखिर खून होता है। गोरा रंग काले का साथ कभी नहीं दे सकता। स्वर्णिमा ने अनजाने में दुश्मन के घर में सेंध लगा दी थी। उसने अपने अहंकार का नाटक शुरू किया। अगले 2 दिन तक स्वर्णिमा ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करती थी, एक बिगड़ी हुई राजकुमारी का नाटक। उसने रूपमती के साथ समय बिताया, अपनी सुंदरता की बातें की और श्यामा की बुराई की। विक्रम, जो कैद में था, उसे ये खबर मिली तो वो टूट गया। क्या स्वर्णिमा ने फिर धोखा दिया? लेकिन स्वर्णिमा की नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थीं। वो महल के नक्शे, पहरेदारों की समय सारणी और सबसे महत्वपूर्ण उस तहखाने की चाबी तलाश रही थी जहां भ्रम रचा जाता था। उसने रूपमती की एक दासी से दोस्ती की। तुम्हारी रानी बहुत सुंदर हैं, स्वर्णिमा ने दासी के बाल संवारते हुए कहा। लेकिन क्या वो कभी सोती नहीं? दासी ने फुसफुसाते हुए कहा। रानी जी की सुंदरता एक श्राप है। वो हर अमावस की रात को काली झील के पानी से नहीं नहाएंगी तो उनका असली रूप सामने आ जाएगा, एक बूढ़ी डायन का। स्वर्णिमा को सुराग मिल गया था। रूपमती की शक्ति उसका भ्रम थी। अमावस की रात आ गई, उत्सव का मुख्य दिन। स्वर्णिमा ने रूपमती से कहा, रानी जी, आज मैं आपके साथ मंच पर चलूंगी। मैं चाहती हूं कि पूरी दुनिया देखे कि असली सुंदरता क्या है। जब पूरा दरबार सजा था, स्वर्णिमा ने चुपके से विक्रम को एक गुप्त संदेश भिजवाया जो उसने भोजन की थाली में छुपाया था। जब मैं इशारा करूं तो बड़ा दर्पण तोड़ देना। विक्रम समझ गया। स्वर्णिमा धोखा नहीं दे रही थी, वो खेल खेल रही थी। दरबार में रूपमती और स्वर्णिमा सिंहासन पर बैठी थीं। श्यामा को जंजीरों में जकड़कर लाया गया ताकि उसका सार्वजनिक अपमान किया जा सके। देखो सूर्यगढ़ के लोगों, रूपमती चिल्लाई, तुम्हारी ये गुणवान राजकुमारी आज धूल में है और तुम्हारी सुंदर राजकुमारी स्वर्णिमा ने समझदारी चुनी है। श्यामा ने स्वर्णिमा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, केवल विश्वास था। वह जानती थी। स्वर्णिमा उठी। उसने हाथ में एक आरती की थाल ली थी। वो रूपमती की आरती उतारने के बहाने आगे बढ़ी। महारानी, स्वर्णिमा ने ऊंची आवाज में कहा, आपकी सुंदरता वास्तव में अद्भुत है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि सुंदरता की असली परख सच्ची आग में होती है। स्वर्णिमा ने अचानक थाल में जलता हुआ कपूर रूपमती के सामने लगे विशाल जादुई पर्दे पर फेंक दिया। आग भड़क उठी। उसी क्षण विक्रम ने अपनी बेड़ियां तोड़ी जिन्हें उन्होंने पहले ही ढीला कर लिया था, और दरबार के बीच लगे विशाल क्रिस्टल को तोड़ दिया जो भ्रम को बनाए रखता था। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, महल का शीशा चटकने लगा और रूपमती, वो चिल्लाई। उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी रेशमी त्वचा झुर्रियों में बदल गई, उसके बाल सफ़ेद हो गए और उसकी आंखों से क्रूरता टपकने लगी। वो एक सुंदर रानी नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी जादूगरनी थी जो दूसरों की जवानी चुराकर जी रही थी। प्रजा में भगदड़ मच गई। उन्होंने देखा कि जिसे वे देवी मानते थे वो एक छलावा थी। रूपमती ने क्रोध में आकर स्वर्णिमा पर खंजर से वार किया। धोखेबाज लड़की! लेकिन खंजर स्वर्णिमा तक पहुंचने से पहले ही एक लोहे की ढाल से टकराकर गिर गया। श्यामा ने अपनी जंजीरें तोड़ दी थीं। वो स्वर्णिमा के सामने दीवार बनकर खड़ी थी। मेरी बहन को हाथ लगाने से पहले, श्यामा ने गुर्राते हुए कहा, तुझे इस काली परछाई से गुजरना होगा। अब युद्ध शुरू हुआ, लेकिन यह सेनाओं का युद्ध नहीं था। रूपमती ने अपने जादुई भ्रमों से कई दैत्य पैदा किए। श्यामा ने एक तलवार उठाई और लड़ने लगी। वो बिजली की गति से घूम रही थी। उसका काला रंग पसीने और खून से चमक रहा था जैसे रात के आकाश में तारे। लेकिन स्वर्णिमा चुप नहीं बैठी। उसने देखा कि श्यामा अकेली पड़ रही है। स्वर्णिमा ने महल के फटे हुए पर्दों को खींचा और उन्हें रस्सियों की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। श्यामा, उसकी परछाई को देखो, स्वर्णिमा चिल्लाई। असली रूपमती वो नहीं है जो खड़ी है, वो है जो दर्पण में दिख रही है। स्वर्णिमा ने सही पहचाना था। रूपमती अभी भी एक दर्पण के माध्यम से खुद को प्रोजेक्ट कर रही थी। श्यामा ने स्वर्णिमा की आंखों में देखा। दोनों बहनों के बीच बिना कुछ कहे एक संवाद हुआ। स्वर्णिमा ने एक मशाल उठाई और दर्पण की ओर दौड़ी, जिससे रूपमती का ध्यान भटका। रूपमती ने स्वर्णिमा पर जादू चलाया। नहीं, श्यामा चिल्लाई और उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से फेंक दी। तलवार हवा को चीरती हुई सीधे उस जादुई दर्पण के बीचों बीच जा लगी। छपाक! कांच के हजारों टुकड़े गिरे। रूपमती का जादू टूट गया।
वो जमीन पर गिर पड़ी, एक साधारण कमजोर वृद्धा के रूप में। उसकी शक्ति जो केवल झूठ पर टिकी थी नष्ट हो गई थी। युद्ध समाप्त हो गया। मायागढ़ की प्रजा ने राहत की सांस ली। वे सदियों से एक झूठ में जी रहे थे। सूर्यगढ़ लौटते समय दोनों बहनें रथ में साथ बैठी थीं। स्वर्णिमा के गाल पर एक गहरा घाव था जो लड़ाई के दौरान लगा था। श्यामा ने उसे देखा और दुखी होकर कहा, दीदी, तुम्हारे चेहरे पर निशान पड़ गया। स्वर्णिमा ने रथ के छोटे से दर्पण में अपना चेहरा देखा। उसने उस निशान को उंगली से छुआ और मुस्कुराई। श्यामा, उसने कहा, ये निशान मेरे पिछले जीवन के सभी आभूषणों से ज्यादा सुंदर है, क्योंकि ये निशान मेरे अहंकार का नहीं, मेरे प्रेम का प्रतीक है। आज मैंने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल किसी को रिझाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए किया। जब वे महल पहुंचे तो महाराज उदय सिंह और पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया। इस बार फूलों की बारिश केवल श्यामा पर नहीं, बल्कि स्वर्णिमा पर भी हुई। महाराज ने पूछा, तो इस विजय का श्रेय किसे जाता है, शक्ति को या बुद्धि को? राजगुरु, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, आगे आए। उन्होंने दोनों राजकुमारियों के सिर पर हाथ रखा। महाराज, ये विजय न तो दिन की है और न ही रात की। यह विजय उस संध्या की है जहां दोनों मिलते हैं। श्यामा ने हमें सिखाया कि चरित्र ही सुंदरता है, और आज स्वर्णिमा ने सिखाया कि अपनी गलती सुधारना सबसे बड़ा पराक्रम है। उस दिन के बाद से सूर्यगढ़ के झंडे पर 2 चिन्ह बनाए गए, एक सुनहरा सूर्य और एक काली ढाल। राजकुमारी स्वर्णिमा और राजकुमारी श्यामा ने मिलकर कई वर्षों तक राज किया। स्वर्णिमा ने राज्यों को जोड़ा और श्यामा ने उनकी रक्षा की। इतिहास ने उन्हें गोरी और काली राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि सूर्यगढ़ की 2 भुजाओं के रूप में याद रखा। गलतियों का सुधार, गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना बुरा है। स्वर्णिमा ने सिद्ध किया कि इंसान बदल सकता है, और प्रायश्चित ही सबसे बड़ी शुद्धि है। एकता में बल, गुण अलग अलग हो सकते हैं, रूप और शक्ति, लेकिन जब वे एक साथ मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी बुराई माया भी हार जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें।